आज के दौर में बिगड़ते रिश्तों की कड़वी सच्चाई है। ज़मीन एक हंसते खेलते परिवार को भी उजाड़ कर रख देती है। ये ज़मीन, दो टुकड़े ज़मीन पर, इसी पर आधारित एक पारिवारिक कहानी है। माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। मीरा और परवेश इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं, लेकिन मीरा के प्रेम विवाह के कारण दोनों में कोई बातचीत नहीं है। मीरा कनाडा और परवेश इंडिया में रहता है। कनाडा, मीरा का घर। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत भूख लगी है। मीरा के दोनों बच्चे और उसके पति खाने के टेबल पर खाना का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रिंग ट्रिंग, इतने में मीरा का फ़ोन बजता है। रोशन, ज़रा देखना किसका फ़ोन है, मैं खाना लगा देती हूँ। टेबल पर सामान रखते हुए मीरा ने अपने पति को बोला। रोशन उठकर ड्राइंग रूम में मीरा को फ़ोन लेकर आते हैं। रास्ते में फ़ोन उठाते हुए रोशन पूछता है, हेलो, कौन? मैं परवेश बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मीरा से हो सकती है? दूसरी ओर से आवाज़ आती है, मीरा तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। रोशन मीरा को फ़ोन देकर खाने की टेबल पर बच्चों के साथ बैठ जाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? रोशन से फ़ोन लेकर मीरा अपने कान पर लगाती है। मीरा, मैं परवेश बोल रहा हूँ। नाम सुनते ही मीरा एकदम सुन्न हो जाती है। परवेश? इंडिया से आए हुए 5 साल हो गए, आज तक मेरी याद नहीं आई? आज कैसे? मीरा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता है। मीरा, मुझे पता है तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। 5 साल बाद अचानक कैसे फ़ोन किया तुम्हें? वो दरअसल मम्मी को तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। परवेश मैं अपनी सफाई देते हुए कहा। परवेश, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर मीरा ने फ़ोन कट कर दिया और चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ गई। सबको खाना खिलाया और बच्चों को अपने कमरे में सुलाकर मीरा रोशन के साथ कमरे में आकर चुपचाप शीशे के सामने मेज़ पर बैठ जाती है। रोशन मीरा की चुप्पी का कारण जानता था। मीरा, क्या कब से शीशे के सामने बैठी हो? काफ़ी रात हो चुकी है, बहुत थक गई होगी। सुबह ऑफिस, फिर घर का काम, बहुत काम करती हो तुम और बिल्कुल भी आराम नहीं करती। मीरा का मूड बदलने के लिए रिया ने उसे चिढ़ाते हुए बोला। रोशन, 5 साल बाद अचानक कैसे उन्हें मेरी याद आ गई? तुम्हें तो याद है उस दिन जब हम लोग शादी करके कोर्ट से सीधा घर आए थे। उस दिन वो परवेश ही थे जिसने पापा से ज़्यादा मुझे बुरा भला सुनाया था। रोशन, आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मीरा चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है और बोलते बोलते अचानक से मीरा रोने लग जाती है। रोशन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाता है। शांत हो जाओ मेरे छोटे भीम, तुम तो मेरी मजबूत बीबी हो। छोड़ो इन सब को, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, हम एक दूसरे में बहुत खुश हैं। रोशन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। नहीं रोशन, आज नहीं, आज बोल लेने दो मुझे। 5 साल से कुछ भी नहीं बोला मैंने उन्हें, अब मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई है? उस दिन तो मुझे किसी से मिलने तक नहीं दिया गया, गेट से ही वापस भेज दिया था मुझे। एक ही पल में सबने मुझे पराया कर दिया था। रोशन, तुम्हें तो सब पता है, मैंने कैसे पढ़ाई को ही सबसे आगे रखा। नौकरी लगने के बाद ही तुम्हें हाँ बोला। इतना ही नहीं, तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके बावजूद भी परवेश में मुझे सबके सामने रंडी बोला, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और अपने दोस्त के साथ भी नाम जोड़ दिया। और आज वो मुझे फ़ोन कर रहा है। किस हक से मुझे फ़ोन कर रहा है? मम्मी को भी 5 साल में आज याद आई है मेरी। मुझे अब किसी से कुछ नहीं रखना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सब कुछ भुलाकर आओ सो जाते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं। मीरा कपड़े बदलकर मुंह धोकर आती है। गुड नाइट रोशन, मेरे अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गुड नाइट छोटा भीम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छे से सो जाओ और ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीरा को नींद आ रही थी, बार बार बस यही सोच रही थी, क्या काम होगा जो मुझे फ़ोन किया था। पापा तो ठीक है ना, मम्मी
और नितिन ठीक तो होंगे ना? परवेश से तो बात करने को मन ही नहीं मानता, लेकिन पता नहीं मम्मी को क्या बात करनी है मुझसे। उसी उलझन में सुबह 4 बजे आंख लगी। 6 बजते ही उठ गई, सबका नाश्ता तैयार किया, सबका लंच पैक किया। बाय बेटा, बाय रोशन कहकर मीरा अपने ऑफिस के लिए निकल गई। हेलो मीरा, निधि ने मीरा को पीछे से आवाज़ लगाई, लेकिन गुमसुम मीरा ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। निधि मीरा के थोड़ा पास जाकर उससे पूछती है, मीरा क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। ऐसे अचानक से निधि को इतने पास देखकर मीरा निधि को कहती है, हेलो निधि, सॉरी मैंने आपको सुना नहीं उस समय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात अच्छे से सो नहीं पाई, थोड़ी नींद आ रही है, बाकी सब ठीक है। मीरा घर जाओ और अच्छे से आराम करो। रुचि से मैं अपने आप बात कर लूँगी, किसी बारे में कोई चिंता मत करना। निधि धन्यवाद, बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा कल मिलते हैं। मीरा गाड़ी स्टार्ट करती है और घर पहुंच जाती है। कमरे में थोड़ा आराम करती है। आराम करते करते कब आंख लग जाती है पता ही नहीं लगा, और अचानक से फ़ोन की आवाज़ से नींद खुलती है। फिर वही नंबर से फ़ोन। मीरा फ़ोन कट कर देती है। फिर से फ़ोन पर फ़ोन आता है। मीरा गुस्से में फ़ोन को उठाती है और पहले ही सोच लेती है परवेश को इतना सुनाऊंगी कि दोबारा फ़ोन ही नहीं करेगा। फ़ोन उठाते ही मीरा बोलना शुरू कर देती है, परवेश मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे बार बार फ़ोन कर कर परेशान मत करो मुझे। मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं रखना चाहती हूँ। मीरा मैं बोल रही हूँ, माँ। 5 साल बाद आज माँ की आवाज़ सुनी और मीरा की आंखों से बिना बताए आंसू गिरने शुरू हो गए। माँ तो आखिर माँ होती है। मीरा के साथ साथ माँ भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। एक लंबे सन्नाटे के बाद माँ बोलती है, मीरा मुझे पता है तुम हमारी शक्ल तो क्या हमारी आवाज़ भी सुनना पसंद नहीं करोगी, लेकिन बेटा तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन बाद उनकी 13वीं है। अगर हो सके तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और अचानक से फ़ोन कट जाता है। मीरा बस यही सोचती है कि शायद माँ ने ही फ़ोन कट कर दिया होगा, शायद माँ का मन भर आया होगा। पापा पापा, और मीरा ने तेज तेज रोना शुरू कर दिया। इतने सालों बाद भी एक फ़ोन आया, और वो भी इतनी मनहूस खबर लेकर। मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते आंखें भी सूज जाती हैं। मीरा रोते रोते अपने रोशन को फ़ोन करती है, रोशन जल्दी से घर आ जाओ। पापा। कुछ समय बाद रोशन घर आता है, सीधा कमरे में पहुंच जाता है। मीरा दीवार के सहारे बैठी है। लाल और सूजी हुई आंखें देखकर रोशन घबरा जाता है। मीरा क्या हुआ? तुम ऑफिस से कब आई? और ये क्या हाल बना रखा है? परवेश का फ़ोन फिर आया था क्या? नहीं रोशन, पापा। रोशन माँ का फ़ोन था। पापा नहीं रहे। रोशन मेरे पापा नहीं रहे। मुझे इंडिया जाना है। हम सब चलेंगे, बच्चों को भी बुला लो। हम सब आज शाम ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। मीरा पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। मीरा को पानी का गिलास देते हुए रोशन कहता है, आराम से क्या? मेरे पापा नहीं रहे और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? मीरा पानी का गिलास फेंक कर मारती है। मीरा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ से उठो, आराम से बाहर बैठकर बातें करते हैं। तुम एक बार अपनी हालत तो देखो। बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मीरा थोड़ा नॉर्मल होकर बाहर आती है और सोफे पर रोशन के सामने बैठ जाती है। तो मेरा तुमने इंडिया जाने का मन बना लिया है? क्या तुम सच में जाना चाहती हो? देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार और आराम से सोच लो। रोशन मैंने सोच लिया है, तुम बच्चों के स्कूल फ़ोन कर दो और हम सब लोग आज ही इंडिया चलेंगे। मीरा हम सब नहीं, सिर्फ तुम जाओगी इंडिया। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं है। मैं यहाँ रहकर उन्हें संभाल लूँगा। तुम अपने ऑफिस में मेल डाल दो, मैं टिकट करवा देता हूँ। अपना ध्यान रखना और पहुँचते ही फ़ोन करना। मैंने कार्तिक और पापा को फ़ोन कर दिया है। कार्तिक तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से घर ले जाएगा और जब तुम परवेश के यहाँ जाओगी
वो तुम्हारे साथ रहेगा। ज़्यादा समय मत लगाना, जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। मीरा को एयरपोर्ट पे गले लगाते हुए रोशन ने कहा, बाय मीरा। मीरा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जल्दी वापस आना, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अच्छी रहे और मजबूत रहना। आज का सफ़र मानो कट ही नहीं रहा था। पापा के साथ बिताई अपने बचपन की बातों को याद कर कर मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। कैसे बचपन में पापा उसकी हर जिद पूरी करते थे, परवेज से ज़्यादा उसकी हर ख्वाहिश को पहले पूरा करते ही करते थे। मेरी लाडो की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा मैं, लाल जोड़े में मेरी राजकुमारी कितनी अच्छी लगेगी। और इतना सोचते ही पापा की आंखों नम हो जाती थी। जहान में सिर्फ और सिर्फ माँ, पापा और नकुल ही घूम रहे थे। मीरा बस यही सोच रही थी कि कब दिल्ली आएगा। आज सही मायने में उसे 7 समुंदर पार वाली बातें याद आ रही थी। सफ़र मानो कांटे ही नहीं कट रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कुछ ही समय में हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और इस आवाज़ से मीरा की आंखों में चमक थी। आखिर 5 साल बाद इंडिया वापस आ रही थी रिया। अपने घर वापस लौटने की खुशी और गम दोनों एक साथ था उसे। एयरपोर्ट से बाहर कार्तिक मीरा का इंतजार कर रहा था। कार्तिक रोशन का छोटा भाई था। मीरा के आने से पहले ही रोशन ने सब इंतजाम किया हुआ था। हेलो भाभी, भाभी इधर। कार्तिक मीरा को हाथ हिलाकर बुला रहा था। ओह हाय कार्तिक, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। और कैसे हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? कार्तिक को हाथ हिलाता और आवाज़ लगता देख मीरा ने उसे कहा, सब ठीक है भाभी, चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। कैसे हो छोटे भीम? अच्छे से पहुंच गए? कुछ खाया आपने? कहाँ हो आप अभी? क्या कर रही हो? कार्तिक टाइम से तो आ गया था ना। गाड़ी में बैठकर मीरा ने रोशन को फ़ोन मिलाया और रोशन एकदम स्टार्ट हो गया। एक साथ इतने सवाल पूछ लिए। रोशन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी मैं और कार्तिक घर ही जा रहे हैं और कार्तिक तुम्हारी बातें सुनकर हंस रहा है। चलो बाद में बात करती हूँ, बस पहुँच गई हूँ, बताने के लिए फ़ोन किया था। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ओके बाय कहकर मीरा ने फ़ोन काट दिया। कार्तिक, जी भाभी। कार्तिक, तुम मेरा काम कर दो प्लीज़, अपने भैया को मत बताना। मुझे पुराना अड्डा छोड़ दो, मुझे माँ के पास जाना है घर में। मैं शाम को आ जाऊँगी। मीरा ने कार्तिक को उसके मायके के पास उतारने के लिए बोला। लेकिन भाभी, घर पर पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन भैया ने पहले बोला था जहाँ भाभी बोले वहीं लेकर जाना, तो हम लोग साथ चलते हैं। आप मेरे साथ ही वापस आ जाना, कार्तिक ने आराम से मीरा को कहा। नहीं कार्तिक, मुझे वहाँ अकेले जाना है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर परवेश कुछ बोले। कार्तिक मीरा को पुराने अड्डे पर छोड़कर वापस गाड़ी घर की ओर मोड़ लेता है। भाभी, जब भी मेरी ज़रूरत हो फ़ोन कर देना। पुराने अड्डे पर एक एक चीज़ से याद जुड़ी थी, सोना हलवाई से लेकर चांद पनवाड़ी तक, और एक ही पल में सब बातें आंखों के सामने घूम गई। इतने सालों के बाद आज उस जगह को दोबारा देखा जहां अपना सारा बचपन गुजारा था, और एक ही पल में मुझे वहां से पराया कर दिया था। दुकानें आज भी वही थी, बस थोड़ी समय ने साथ तरक्की कर ली थी। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए कदम अचानक रुक गए। प्रेम गली, नाम पढ़ते ही रिया ने उस बोर्ड को चूम लिया। गली में पाँव रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अंदर प्रवेश की कही हुई बातें गूंज रही थी। गली आज भी वैसी की वैसी ही थी। वहीं किनारे पर शर्मा जी का घर, उसके आगे पिंकी आंटी का घर, और फिर नेहा का घर। नेहा मीरा की बचपन की सहेली थी। नेहा के घर में सामने ही मीरा का घर था। जैसे ही वहां नजरें घुमाई, वही पुराना काला दरवाज़ा, 12/24, प्रेम निवास, प्रेम गली, और बिना बताए मीरा की आंखों से आंसू छलक आए। कैसे सबका सामना करूंगी? सब लोग ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, और ना जाने क्या क्या जहन में घूम रहा था। ये क्या, घर के अंदर इतना सन्नाटा क्यों है? सारे मेहमान कहाँ हैं? मीरा के हाथ लगाते ही दरवाज़ा खुल गया। घर में चारों ओर शांति थी, बस माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी।
कदम अपने आप को अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन अब और नहीं रुका जा रहा था, तो कदम अपने आप उस पर बढ़ने लग गए। चुप हो जाओ, कोई खाना नहीं मिलेगा, दिमाग खराब कर कर रखा है मेरा, जब देखो किसी न किसी बात की मांग कर देती हो। खाना दे रहा हूँ इतना ही बहुत है, और ऊपर से इस नकुल को भी तो आपके साथ पाल रहा हूँ। कोई खजाना नहीं है मेरे पास, जो भी है सब तो उस मीरा के नाम किया है। परवेश की आवाज़ सुनकर मीरा का दिल बैठा जा रहा था, माँ को डांट रहा था। माँ और नकुल को इस हालत में देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। जैसे तैसे मीरा ने अपने आप पर काबू रखा। आपने मीरा को वापस फ़ोन किया? क्या बोला उसने, आएगी या नहीं? उस दिन भी आपने बिना उसकी बात सुने माँ के हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया था। वहाँ कमरे में खड़ी एक शादीशुदा औरत ने परवेश को कहा। जिस तरह से उसने परवेश का हाथ पकड़ा हुआ था, उससे वो उसकी बीवी लग रही थी। 13वीं की क्या तैयारी करनी है? वैसे भी कुछ ही रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा, और घर के आंगन में ही क्रिया पूरी होगी, माँ को बताते हुए परवेश ने कहा। अरे आप मीरा को तो फ़ोन करके पूछ लो, वो महारानी कहाँ है, आएंगी भी या नहीं, या फिर माँ के मरने पर ही आएंगी? एक ठहाका लगाते हुए उस औरत ने परवेश से कहा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम अंजना, हंसते हुए परवेश ने उसे जवाब दिया। परवेश ने मीरा को फ़ोन करने के लिए जेब से अपना फ़ोन निकाला। मीरा ने जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर दिया था। परवेश ने स्पीकर ऑन कर फ़ोन माँ को दे दिया। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, इस समय उनका फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, कृपया करके कुछ समय बाद प्रयास करें। और इतना सुनकर परवेश गुस्से में हो जाता है। देखो माँ, मुझे नहीं पता वो चरित्रहीन आएगी भी या नहीं, ना ही मुझे कोई उससे मिलने से कोई दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ज़मीन और दुकान से मतलब है, जो तुम्हारे पति प्रेम नारंग जी उस भागी हुई लड़की के नाम कर गए। गुस्से में माँ पर चिल्लाते हुए परवेश ने कहा। भैया, वो भूख लगी थी, सुबह से मैंने और माँ ने कुछ नहीं खाया है, डरी हुई आवाज़ में नकुल ने कहा। और न जाने क्यों परवेश ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। मेरी कौन सी फैक्ट्री चल रही है खाने की, जो तुम लोगों को बस देता जाऊं? जाओ रसोई से आटा ले आओ और बना लो, नकुल को ऑर्डर देते हुए परवेश ने कहा। माँ को नकुल की दयनीय हालत मीरा से नहीं देखी जा रही थी। उस छोटे से कमरे में एक गैस चूल्हा, साइड में पड़ी हुई एक थाली, कटोरी और चम्मच तथा पास में पड़ा हुआ एक मटका रखा हुआ था। एक ही मंजा बिछा हुआ था, जिस पर बैठी हुई माँ परवेश की बातें सुन रही थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक कोने में बिछोने पर नकुल, पुराने कपड़ों में नकुल बैठा था। मन तो कर रहा था अभी जाकर परवेश से उन दोनों को आज़ाद करवा लूं, लेकिन अकेले होने के डर से मीरा ने अभी कुछ भी करना उचित नहीं समझा और दबे पांव वहां से बाहर आ गई। गली के बाहर आकर मीरा ने कार्तिक को फ़ोन किया और उसे वहां लेने के लिए बुलाया। कार्तिक के आते ही मीरा फटाफट गाड़ी में बैठ गई। भाभी, सब सही है ना? आप इतनी घबराई हुई और डरी हुई क्यों हो? परवेश ने कुछ कहा क्या? भैया ने पहले ही कहा था आपको अकेले वहां ना जाने देने के लिए। और इतने से मीरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। भाभी, आप चुप हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ है, मैं गाड़ी वापस परवेश के यहाँ लेकर चलता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत! मीरा को इस हालत में देखकर कार्तिक ने गाड़ी मोड़ना चाहा। नहीं कार्तिक, अभी घर ले चलो, कार्तिक को रोकते हुए मीरा ने कहा। घर पहुंचते ही मीरा ने रोशन के पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मीरा को इस हालत में देखकर रोशन के पापा थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। मीरा बेटा, तुम्हारे पापा के जाने का दुख हमें भी बहुत है। मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारे पापा के जैसा ही हूँ। बेटा, क्या हुआ है? इतना उतरा उतरा हुआ सा चेहरा क्यों है? कार्तिक, जाओ भाभी के लिए पानी लेकर आओ, चंदा बहू के लिए चाय लेकर आओ। बेटा, आराम से बैठ जाओ यहाँ। पापा जी, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, अपने आप पर काबू रखते हुए मीरा ने कहा और सीधा अपने कमरे में जाकर बाथरूम में चली जाती है। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है, अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास करती है। माँ और नकुल का चेहरा अभी भी आंखों के सामने से नहीं हटता है। परवेश की कही हुई एक एक बातें जहन में घूम रही थी। भागी हुई लड़की, चरित्रहीन, जमीन के कागज, नकुल को तमाचा मारना,
इन सब बातों से और ज़्यादा दुखी हो रही थी। फ्रेश होकर मीरा बाहर आती है। चाय पीते पीते मीरा अपने ससुर को बताना शुरू करती है। वो पापा जी, परवेश, और एक बार फिर रोने लग जाती है। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा वहाँ आज जो भी देखा सब उन्हें बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक और मीरा के ससुर एकदम आग बबूला हो जाते हैं। जमीन के लिए कोई इतना ज़्यादा गिर सकता है? मैंने आज तक ये सब टीवी में ही देखा था। मीरा बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये पापा तुम्हारे साथ हैं। मीरा को हौसला देते हुए उन्होंने कहा। मिस्टर नारंग को कुछ दिन पहले मैंने हॉस्पिटल में देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन परवेश उनके साथ था तो कोई बात नहीं हो पाई। बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे, परवेश के सहारे ही चल पा रहे थे। कुछ दिन पहले हुई मुलाकात को बताते हुए मीरा के ससुर ने बताया। ट्रिंग ट्रिंग, और मीरा के फ़ोन पर फ़ोन आता है, परवेश का फ़ोन। मीरा ने फ़ोन उठाया और बात करनी शुरू की। मीरा बेटा, मैं बोल रही हूँ। तुम्हें बार बार फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन बिना पूछे रहा नहीं गया। बेटा तुम आ रही हो ना? माँ की आवाज़ सुनते ही मीरा हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पाई। पापा जी, मुझे एक बार वहाँ जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? मैं माँ और नकुल को इस हालत में नहीं देख सकती। मीरा ने परवेश के घर जाने के लिए अपने ससुर से अनुमति मांगी। मीरा कार्तिक की गाड़ी लेकर मीरा एक बार फिर पुराने अड्डे पर पहुँच जाती है। माँ और नकुल की हालत के बारे में सोच सोच कर ही मन में अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। आंखों के सामने परवेश का चेहरा आ जाता है, कैसे माँ और नकुल को डांट रहा था। भूख से याद आया माँ और नकुल ने कुछ खाया होगा भी या नहीं, और इसलिए मीरा ने बाहर से कुछ खाने का सामान पैक करवा लिया था और अब कदम रुकने की जगह तेजी से प्रेम गली की ओर बढ़ रहे थे। 12/24 प्रेम निवास के सामने जाकर कदम रुक जाते हैं। मीरा घर की घंटी बजाती है। कुछ समय के बाद एक 16-17 साल की लड़की दरवाज़ा खोलने आती है। गेहुआ रंग, काला सलवार सूट, बिखरे हुए बाल, हवाई चप्पल और सांस फूली हुई। हाँ जी, कौन? आकर मीरा से पूछती है। मीरा एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाती है। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ से गई थी तब तो यहाँ ये नहीं थी। अरे नीलू, कौन है गेट पर? पीछे से किसी ने चिल्लाते हुए पूछा। दीदी, कोई दीदी आई हैं और कुछ बोल नहीं रही हैं, उस मासूम ने उसका उत्तर देते हुए कहा। और इतने में वो मोहतरमा खुद चलकर आती हैं। सुर्ख लाल रंग की चटक साड़ी, एक लंबी लाल रंग की भरी हुई मांग, थोड़े बिखरे हुए बाल, नंगे पाँव और बार बार अपना पल्ला संभालते हुए उसने पूछा, जी कहिए, किससे काम है? पता नहीं, उसका स्वभाव ऐसा था या उसने गुस्से से मीरा से ऐसा पूछा। ये तो वही औरत है जिसको मैंने कुछ समय पहले परवेश के साथ माँ के कमरे में देखा था। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस घर में किसी की मौत हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ काम करते करते बीच में उठकर आई थी। बार बार चेहरे पर से मिट्टी हटा रही थी। जी, मैं मीरा। मीरा ने हल्की सी आवाज़ में उसका उत्तर दिया। ओह अच्छा, मीरा दीदी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कभी देखा नहीं तो इसलिए नहीं पहचाना। मैं नीलिमा, परवेश की पत्नी और आपकी भाभी हूँ, और ये नीलू मेरी छोटी बहन है। आइए, आप अंदर आइए। अपना परिचय देते हुए उसने मीरा को अंदर आने के लिए कहा। नीलिमा सीधा उसे अपने और परवेश के कमरे में ले जाती है, जहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। जाओ नीलू, दीदी के लिए पानी लेकर आओ। और नीलिमा सबका परिचय करवाना शुरू करती है। ये मेरी मम्मी और ये मेरे पापा हैं, और वो मेरा छोटा भाई जिगर है। नीलिमा ने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा। जिगर और नकुल दोनों बाहर आपस में बातें कर रहे थे। मीरा को इस समय बस अपनी माँ से मिलना था, पता नहीं किस हाल में होगी वो। नीलू के पानी लाने के बाद मीरा ने माँ से मिलने की इच्छा जताई तो नीलिमा ने नीलू को हाथ मारकर कुछ इशारा किया और नीलू उसी समय बाहर चली गई। नीलू ने आने के बाद कुछ आंखों से इशारा किया और नीलिमा मुझे माँ के कमरे की ओर ले जाने लगी। ये क्या? माँ का कमरा, और माँ की ओर देखते ही मीरा सुन्न रह जाती है। इतने सालों बाद माँ से मिलते ही माँ को गले लगाकर रोने लग जाती है। माँ, बाबूजी, माँ बाबूजी चले गए। मीरा सुबह सुबह कर माँ के गले लगकर रोती है। माँ भी इतने दिनों बाद अपनी बेटी
से इस हालात में मिलने पर रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। माँ की आवाज़ में एक अलग ही दर्द नज़र आ रहा था। बाबूजी के जाने के दुख के अलावा भी बहुत कुछ था जो माँ के उस विलाप में सुनाई दे रहा था। सहसा मीरा की नज़र माँ के कमरे की ओर जाती है। जहाँ अभी कुछ समय पहले एक मंजी था, वहाँ एक सिंगल बेड था। जहाँ अभी चूल्हा और बर्तन थे, वहाँ एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी। पूरा कमरा साफ सुथरा था, माँ के कपड़े भी सही थे। अचानक से सब कैसे बदल गया, मीरा की समझ से बाहर था। शायद उसके आने की बात सुनकर ही इस कमरे में इतना बदलाव आया होगा। और शायद नीलिमा और नीलू यही सफाई कर रही होंगी। जब मैंने घंटी बजाई, नीलिमा के चेहरे पर वो धूल और नीलू के सांस फूले हुए होने का यही कारण होगा। और इतने में परवेश ने घर में घुसते ही नीलिमा को आवाज़ लगाना शुरू किया। शायद उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ हूँ। नीलिमा के बाहर जाने के कुछ देर बाद परवेश कमरे में आता है। मीरा, पापा नहीं रहे। हाँ, और सुबक सुबक कर रोते हुए माँ के गले लग जाता है। कुछ देर पहले के परवेश और अभी के परवेश को देखकर मीरा दंग रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों? वो परवेश माँ और नकुल को डांटने वाला अभी माँ के गले लगकर रो रहा था। माँ से इतनी प्यार से बातें कर रहा था। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, मीरा के लिए कुछ चाय पानी लेकर आओ। इतने लंबे सफ़र से आई है, थक गई होगी। परवेश ने नीलिमा को आर्डर देते हुए बोला। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, ये नीलिमा मेरी बीवी और तुम्हारी भाभी है। परवेश ने मीरा को नीलिमा का परिचय देते हुए मीरा को बताया। नहीं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने खाने का सामान खुद साथ लेकर आई हूँ। हाथ में पकड़े लिफाफे की ओर इशारा करते हुए मीरा ने बोला। मतलब अभी तक तुमने हमें माफ़ नहीं किया। मीरा, अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अनजाने में मैं तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया था। माँ, आप ही कुछ बोलो ना इसे। मीरा के खाने ना खाने की बात पर आपत्ति जताते हुए परवेश ने कहा। माँ के कहने पर मीरा ने हामी भर दी। बुआ और फूफा जी को लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर परवेश वहाँ से चला गया। नीलिमा रसोई में नीलू के साथ थी और नकुल बाहर नीलिमा के भाई के साथ। कमरे में माँ बेटी अकेले रह गई थी। माँ के गले लगकर जी भरकर रोना चाहती थी। माँ का दुख साझा करना चाहती थी, लेकिन माँ चुपचाप गुमसुम बेड पर बैठ जाती है। समझ नहीं आ रहा था कि माँ से कैसे बात शुरू करे। नहीं पता था कि पीछे से ऐसा क्या हुआ जो अचानक सब बदल गया। 13वीं का कार्यक्रम कहाँ है? बात शुरू करते हुए मीरा ने अपनी माँ से पूछा। यहीं घर पर है, डरते हुए माँ ने बोला। और इतने में नीलिमा हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। आराम से माँ बेटी चाय पीजिए, मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। कल के लिए बहुत काम है। कुछ चाहिएगा तो मुझे या नकुल को बता देना। वैसे जीजा जी और बच्चे नहीं आए आपके साथ? चाय रखते हुए नीलिमा ने मीरा से पूछा। बच्चों के एग्जाम के कारण कोई भी नहीं आ पाया। मीरा ने इतना ही उत्तर देना मुनासिब समझा। नीलिमा के जाते ही मीरा ने माँ से बीते वर्षों में क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछना शुरू किया। माँ, बाबूजी को क्या हुआ था? बाबूजी ने सब मेरे नाम क्यों करवा दिया? और इतने सालों में मुझे क्यों कोई फ़ोन नहीं किया? परवेश की शादी में भी नहीं बुलाया। और ना जाने कितने ही सवाल मीरा ने पूछे, लेकिन माँ वैसी की वैसी गुमसुम ही बैठी थी। और अचानक से माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। मीरा, मेरी बच्ची, माफ़ कर दे हमें बेटा। तेरे बाबूजी चले गए, अब कौन सहारा होगा मेरा और नकुल का? और माँ के मन का गुब्बार फूट जाता है। मीरा माँ को चुप कराने का असफल प्रयास करती है। ये 2 टुकड़े ज़मीन हमारा घर खा गए मीरा। इन 2 टुकड़ों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया बेटा। बेटा सब दे दे परवेश को। मुझे और नकुल को ले चल यहाँ से। नकुल मेरा बेटा। मेरे तो अब उम्र ही हो गई, बस नकुल की ज़िंदगी का सवाल है। माँ ने अपने अंदर का दर्द बयां करते हुए कहा। मीरा माँ के आंसू पोंछते हुए उनके गले लग जाती है। माँ, चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। और सुबह जिस तरह से परवेश आपसे बातें कर रहा था, मैंने सब सुन लिया था। बताते हुए मीरा दुखी हो जाती है। माँ, ये सब कैसे, कब और क्यों शुरू हुआ? मेरी तो समझ से बाहर है। परवेश बचपन से गुस्सा ज़्यादा करता था, लेकिन इस हद तक पहुँच जाएगा मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
हाँ बेटा, गुस्सा तो परवेश बचपन से ही ज़्यादा करता था। सबसे बड़ा होने के कारण उसे लाड़ प्यार भी ज़्यादा मिलता था, लेकिन हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। तुम्हारी शादी के बाद जब उसने तुम्हें बाहर से ही भेज दिया था, उस दिन घर में तुम्हारे बाबूजी और परवेश के बीच बहुत कहासुनी हुई थी। बाबूजी इस रिश्ते के खिलाफ नहीं थे, तुम्हें वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन परवेश ने लोक लाज का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। उसके बाद कुछ समय तक सब नॉर्मल था। कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारी एफडी की बात घर में चलाई, जिसके चलते परवेश ने पहली बार पैसों के लिए पापा से लड़ाई शुरू की। वो एफडी के पैसे अपने अकाउंट में चाहता था और पापा तुम्हारे लिए रखना चाहते थे। कई दिनों तक इस बात पर दोनों में कहासुनी हुई और आखिर में पापा ने तुम्हारे नाम पर एक दुकान खरीद दी। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया कि मीरा अपने घर में खुश है, कुछ करना है तो नकुल और परवेश के नाम पर कर दीजिए। तब उन्होंने इस घर और एक प्लाट के बारे में जिक्र किया जो उन्होंने अपने नाम पर किए थे, और उनके जाने के बाद एक एक दोनों को मिल जाएगा। नियति, मीरा, नियति बहुत बड़ी चीज होती है। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और परवेश ने पापा पर हाथ उठा दिया। उस दिन से पापा कभी ठीक नहीं हुए, कभी कुछ और कभी कुछ। उन्हें बीमारी ने घेर लिया था। रोते हुए माँ ने सारी बात मीरा को बताई। माँ, लेकिन उस दिन कहासुनी किस बात पर हुई थी? मीरा हर एक बात जानना चाहती थी। नीलिमा को लेकर परवेश ने नीलिमा से शादी की बात की थी। उससे पहले भी बहुत बार उसने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन उस दिन उस पर शादी का भूत सवार था। पापा ने कहीं से पता लगाया तो नीलिमा और उसके घर वालों के बारे में किसी ने अच्छी राय नहीं दी। ये लोग सिर्फ जमीन जायदाद देखकर ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे और नीलिमा का चाल चलन भी कुछ ठीक नहीं था। पापा ने यही सब बातें उससे कही और साथ में ये भी कहा कि जब मीरा ने लव मैरिज की थी तब लोक लाज बीच में आ गए और आज नहीं आएंगे। नीलिमा के प्यार में इतना पागल होने के कारण उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनना उसे पसंद नहीं था। इसलिए उसने पापा को मीरा के मन में कितना कुछ चल रहा था, अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रही थी। एक पिता पर हाथ उठाना कहाँ का धर्म है? मेरी शादी से इतना प्रॉब्लम थी और खुद ने क्या किया? नीलिमा और परवेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं दोनों का मुंह तोड़ दूंगी अगर अब मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया तो। छी, कितने घटिया लोग हैं, मीरा ने गुस्से में आते हुए बोला। दीदी, पीछे से नकुल ने मीरा को आवाज़ लगाई और आते ही नकुल ने मीरा के पैर छुए। मीरा ने झट से उसे गले से लगा लिया। मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं थी। नकुल को गले लगाते ही मीरा ने कहा, आउच। नकुल की इस आवाज़ से मीरा डर गई थी। क्या हुआ? बेटा, नीलिमा और परवेश नकुल से घर का काम करवाते हैं और मना करने पर लोहे की रॉड से इसको मारते भी हैं। मीरा ने नकुल की शर्ट उठाकर उसके निशान देखे। और दीदी, हम लोगों को बाहर भी नहीं जाने देते। जब भाभी और भैया कहीं जाते हैं तो गेट लॉक करके जाते हैं। खाना भी दिन में 2 बार देते हैं। और आज आपके फ़ोन के बाद मासूम से नकुल की बातों को माँ बीच में ही रोक देती है। अब बस कर, उसे और दुखी मत कर। माँ नकुल को डांटते हुए कहती है। नहीं माँ, मुझे आज क्या हुआ वो जानना है। नकुल बताना शुरू करता है। आपके फ़ोन के बाद मीरा की माँ नकुल को कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन मीरा की जिद से नकुल उसे सब बताता है। दीदी, जब भैया को पता चला कि आप आने वाले हो तो उन्होंने उसी समय फूफा जी को फ़ोन मिलाया और फूफा जी के ही कहने पर भाभी ने अपने घर वालों और आसपास के लोगों को तेरहवें के लिए बुलावा दिया। सब लोगों ने मिलकर इस कमरे की सफाई की और यहाँ ये सामान लगा दिया। माँ को और मुझे बहुत डांटा कि हम लोग आपसे कम ही मिलें और कुछ ना बताएं। आज ही उन्होंने मुझे और माँ को नए कपड़े ला कर दिए हैं। आज मैंने पेट भर खाना खाया है। इतना बताते हुए नकुल अपने पेट पर हाथ रखकर हंसने लगा। बेचारे नकुल की बातों को सुनकर मीरा को
उस पर और भी ज़्यादा दया आ रही थी और अचानक से माँ की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, माँ, ये फूफा जी को फ़ोन क्यों किया परवेश ने? फूफा जी का इन सब से क्या लेना देना है? माँ, कुछ हो ना हो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, अजीब तो लगेगा ही। अब तुम्हें सब पता जो चल गया है? परवेश ने कमरे में घुसते ही मीरा को बताना शुरू किया। और मैं तुम लोगों को मना किया था ना। और इतना बोलते ही परवेश ने नकुल के मुंह पर एक तमाचा झड़ दिया। जैसे ही उसने दूसरे बार हाथ उठाया, मीरा ने नकुल को अपने पीछे कर दिया और परवेश का हाथ पकड़ लिया। अरे वाह, बहुत हिम्मत आ गई है। और आए भी क्यों ना, हिम्मत करके भी भागी थी ना घर से। मीरा से अपना हाथ छुड़ाते हुए परवेश ने कहा, नीलिमा, नीलिमा कहाँ मर गई? परवेश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मैंने कहा था ना, इन माँ बेटी को अकेला मत छोड़ना, और तुमने वही किया। सब बता दिया इस बुढ़िया ने। नीलिमा के आते ही परवेश ने उसे भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कल तक तीनों को इसी कमरे में बंद कर दो। इस बार इनके साथ इनकी बेटी को भी भूखा मरने दो। जैसे ही नीलिमा गेट बंद करने के लिए जाती है, अचानक से मेन गेट पर किसी की दस्तक से सब घबरा जाते हैं। सब लोग अंदर जाकर बैठो। इतना कहकर परवेश गेट की ओर बढ़ता है। गेट खोलते ही कार्तिक पुलिस के साथ अंदर आता है। भाभी, 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 और आते ही मीरा को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। मीरा की सांस में सांस आती है। तब उसे समझ में आता है कि क्यों कार्तिक ने उसका फ़ोन ऑन रखने के लिए बोला था। पुलिस को देखकर परवेश की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। यह अचानक से उसके साथ क्या हुआ? मीरा कमरे से बाहर आकर कार्तिक से मिलती है। मीरा के बाहर आते ही पुलिस उससे पूछताछ करती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, सब सही होगा। अपने मायके आई है इतने दिनों के बाद, और इतनी जल्दी ससुराल वाले लेने भी आ गए। कल 13वीं के बाद आ जाएगी वहाँ। कार्तिक, पुलिस के सवाल पूछते ही परवेश ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। परवेश, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। कार्तिक ने परवेश को बीच में टोकते हुए बोला। कार्तिक, मैं ठीक हूँ। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज तो सब ठीक है, शायद कल आपकी ज़रूरत होगी। मीरा ने आकाश को चेतावनी देते हुए कहा। माँ, आप और नकुल भी मेरे साथ चलिए। माँ और नकुल क्या करेंगे? तुम भी यहीं रुक जाओ, कल तक ही तो बात है। माँ बोलो ना इसे। फिर से एक बार परवेश बीच में बोलने लग गया। हाँ बेटा, हम क्या करेंगे? कल तुम सुबह ही आ जाना, परवेश से डरते हुए माँ ने कहा। मीरा वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे सब काम निपटाने थे, इसलिए उसने वहाँ से निकलने का मन बनाया। माँ के कमरे से अपना पर्स लेने मीरा अंदर जाती है। पीछे पीछे माँ भी कमरे में आकर मीरा को एक लेटर देते हुए कहती है कि तुम्हारे बाबूजी ने ये तेरे लिए लिखा था, जो कभी भी पोस्ट नहीं कर पाए, और इस लेटर को पढ़ने के बाद तुझे सब समझ आ जाएगा। मीरा चुपचाप वो लेटर अपने बैग में रख लेती है। माँ, अपना और नकुल का ध्यान रखना। मैं कल सुबह सबके साथ आऊँगी और इस सारे मसले को सुलझा दूँगी। इतना कहकर मीरा वहाँ से कार्तिक के साथ निकल जाती है और जाते जाते परवेश को कल तक इंतज़ार करने के लिए कहती है। सब कैसे हैं वहाँ बेटा? मीरा के घर में घुसते ही उसके ससुर उससे पूछते हैं। पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। परवेश के सर पर ज़मीन का भूत सवार है। अगर आज सही समय पर कार्तिक नहीं आया होता तो उसने मुझे, माँ और नकुल को कमरे में बंद कर देता। बताते हुए भी मीरा कांपने लग जाती है। बेटा, तुम जाकर आराम करो। मैंने मिस्टर सुनील को बुलाया है, वो हमारे फैमिली वकील हैं। तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, मीरा के ससुर उसे समझाते हुए कहते हैं। मीरा अपने कमरे में जाकर ऐसे ही बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता, और अचानक से माँ का दिया हुआ लेटर याद आते ही उठकर पर्स से लेटर निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। मेरी राजकुमारी, जब तुम्हें ये लेटर मिलेगा, पता नहीं उस समय मैं इस दुनिया में होऊंगा भी या नहीं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पापा पहले भी तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, और अब भी और कभी भी नहीं होंगे। हमेशा तुम्हारे साथ साए की तरह रहेंगे। आज भी तू मेरी वही छोटी सी राजकुमारी है।
बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं उस दिन तुम्हें नहीं रोक पाया। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। लोक लाज और परवेश की बातों से मैं तुम्हें वापस नहीं बुला पाया। बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। एक बार रोशन के पापा से भी बातचीत करने की सोची, लेकिन उस समय इस हालत में नहीं था। बेटा, मेरा प्यार हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। रोशन बहुत ही अच्छा इंसान है, शायद इतना अच्छा राजकुमार तो मैंने भी कभी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाता। बेटा, इस लेटर को लिखने के दो मकसद हैं। एक तो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ और दूसरा तुमसे परिवार को एक रखने की विनती करना। बेटा, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैंने सारी ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हारी माँ के नाम करता तो परवेश उन्हें अब तक सब अपने नाम करवाकर उसे और नकुल को घर से बाहर निकाल देता और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। नकुल बहुत छोटा है, उसके नाम भी कुछ नहीं कर सकता था और परवेश अभी नीलिमा और फूफा जी के कहने पर ही चल रहा है। उसमें अभी अपने परिवार के लिए इतनी चिंता नहीं है। फूफा जी का नाम सुनकर चौंकना मत, बस चौकन्ने हो जाना। ये सब जो आज हो रहा है, सबकी जिम्मेदार तुम्हारे फूफा जी और नीलिमा ही हैं। दरअसल तुम्हारे फूफा जी ने कुछ समय पहले मुझसे कुछ पैसे लिए थे। लौटाने की जगह उन्होंने फिर से पैसे मांगने शुरू कर दिए और बाद में बुआ से पता चला कि उन्होंने कर्जे में अपना सब बेच दिया है। मैंने उनकी मदद करने की सोची, लेकिन उनकी नज़र शुरू से ज़मीन पर ही थी। उन्होंने एक दो बार मुझसे बुआ के हिस्से के बारे में भी बोला और अचानक से एक दिन कहीं परवेश की ज़िंदगी में नीलिमा आ गई और उसने अपने काबू कर लिया। छानबीन के बाद मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि नीलिमा और फूफा जी का नाजायज रिश्ता है और ज़मीन हड़पने के लिए ही उन्होंने नीलिमा को परवेश की ज़िंदगी में भेजा है। बस उसी समय मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम करने का ठान लिया और किसी को भी नहीं बताया। बेटा, तुम बहुत समझदार हो और मुझे अपनी राजकुमारी पर पूरा भरोसा है कि वो कोई भी गलत फैसला नहीं करेगी। बेटा, नकुल अभी बहुत छोटा है और माँ भी एकदम अकेली है। बस इसी उम्मीद से तुम्हें ये लेटर लिखा है। जब भी मिले सोच समझ कर ही अब फैसला करना, जिससे आगे चलकर किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो। तुम्हारे बाबूजी। और अपने पापा के लेटर को पढ़कर मीरा तेज तेज रोने लग जाती है। बाबूजी, बाबूजी। मीरा को ऐसे रोते देख उसके ससुर और कार्तिक कमरे में आ जाते हैं। ना मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रोते, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबूजी अभी भी तुम्हारे साथ ही हैं। मीरा का सिर पुचकारते हुए उसके ससुर उसे समझाते हैं। बेटा, बाहर वकील साहब आए हुए हैं, फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। बाहर जाते उसे ससुर उसे सब बताते हैं। मीरा मुंह धोकर बाहर आती है। नमस्ते अंकल जी। आते ही मीरा वकील अंकल को कहती है, नमस्ते बेटा, कैसे हो? तो क्या सोचा है आपने, कैसे करना है सब? मीरा के बैठने के बाद वकील उससे पूछते हैं और मीरा कैसे क्या करना है सब उन्हें बताती है और सारे कागजात तैयार करने के लिए कहती है। मन में अभी भी माँ और नकुल के बारे में सोच रही थी। परवेश को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया। मुझे माँ से बात करनी है। परवेश के फ़ोन उठाते ही मीरा ने उसे कहा। माँ से बात कर थोड़ा सुकून मिला और फिर डिनर के लिए सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठते ही रोशन और बच्चों की याद में मीरा को कनाडा फ़ोन करने पर मजबूर कर दिया। और छोटे भीम, क्या कर रहे हो? सब ठीक है अब? और रोशन ने सवालों की लड़ी लगा दी। मीरा के चेहरे पर खुशी देखकर कार्तिक और ससुर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। मुझे बच्चों से बात करनी है, मीरा रोशन को कहती है। डार्लिंग, अभी यहाँ दिन का 1 बजा है और मैं अभी ऑफिस में हूँ। 2 घंटे बाद फ़ोन करूँगा, अगर तुम उठी हुई होगी तो, रोशन ने हंसते हुए कहा। और मीरा ने रात को 2 बजे तक बच्चों और रोशन से बात की और सोने चली गई। सुबह 6 बजते ही मीरा की आंख खुल गई। शहर से वापस आकर मीरा पुराने अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा, आज हम लोग भी उनकी 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे, मीरा के ससुर ने उसे बताया। ठीक है पापा जी, लेकिन मैं अभी निकलती हूँ।
आप लोग 11 बजे के आसपास आ जाना, कहकर मीरा गाड़ी लेकर चली गई। घर पहुंचते ही सीधा माँ के कमरे की ओर जाकर पहले माँ से उनका हालचाल पूछा और फिर नकुल के बारे में पूछा। बात करते हुए अचानक मीरा ने नीलिमा को फूफा जी को एक साथ बातें करते हुए देखा। मीरा जानना चाहती थी कि जो उस लेटर में लिखा है वो कितना सच है। मीरा बेटा कैसे हो? बहुत टाइम हो गया देखे हुए, आ जा, गले तो लग जा, कमरे में बुआ ने मीरा को देखते ही कहा। बुआ से मिलकर मीरा माँ और बुआ को एक साथ कमरे में छोड़ के नीलिमा और फूफा जी की बातें सुनने चली गई। फूफा जी, अब ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बहुत ज़रूरी बात कर रहे थे। कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मीरा थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करती है। और नीलिमा डार्लिंग, कैसा चल रहा है सब? फूफा जी ने नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ फूफा जी, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? परवेश को शक हो जाएगा, नीलिमा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कहीं तुम्हें परवेश से प्यार तो नहीं हो गया ना? तुमने हमारा काम किया या नहीं किया? नीलिमा के हाथ छुड़वाते हुए फूफा जी ने उससे पूछा। मीरा सोच में पड़ जाती है, ऐसा क्या काम हो सकता है फूफा जी को? मन में अजीब सी घबराहट होने लग जाती है। कहीं मैंने जो कल रात फैसला लिया वो सही भी है या नहीं? काम तो हो गया है, लेकिन मैंने परवेश को दवाई देनी बंद कर दी है। मैं उसे और धोखा नहीं दे सकती। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो ये सब मेरे लिए ही कर रहा है। नीलिमा ने फूफा जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या दवाई देनी बंद कर दी है? नीलिमा, ऐसा करोगी तो सब कुछ हमें कैसे मिलेगा? अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकती अब। फूफा जी नीलिमा की बात सुनकर एकदम सकपका गए। प्लान? एक जमीन के लिए फूफा जी ने प्लान बनाया है। आखिर क्या प्लान हो सकता है? मेरा मन ही मन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। लेकिन फूफा जी, प्लान तो ऐसे भी हो जाएगा। उसके लिए प्रवेश को मारने की क्या ज़रूरत है? जब उसे सब सच्चाई पता चल जाएगी वो अपने आप ही सदमे से मर जाएगा। वैसे भी मीरा आ चुकी है, उसे सब पता चल चुका है। अब उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। कहते हुए नीलिमा हंसने लग जाती है। तुमने परवेश को बताया या नहीं? प्लान के मुताबिक अब तक बता देना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा ज़मीन के लिए माँ और मीरा को परेशान करे। उत्सुकता से फूफा जी ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, नीलिमा ने कहा। तुम मुझे अब और ज़्यादा गुस्सा दिलवा रही हो। प्लान के मुताबिक तुम्हें अभी तक परवेश को अपने माँ बनने की खबर दे देनी चाहिए थी, और जो तुम उसे दवाई दे रही थी उससे उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन तुमने वो भी देनी बंद कर दी है। अगर परवेश नॉर्मल हो गया तो तुम और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। गुस्से में फूफा जी ने नीलिमा को कहा। इतना बड़ा धोखा? नीलिमा और फूफा जी ने इतना बड़ा प्लान बनाया है? मुझे परवेश को यह सब बताना होगा। लेकिन नीलिमा द्वारा दी गई दवाई के कारण परवेश गुस्से में कहीं मुझे ही कुछ ना कर दे तो ठीक है। मैं उसे आज 2 गोली एक साथ दे देती हूँ और उसे खुशखबरी देती हूँ। गुस्से में पागल हो जाएगा और शायद आज हमारा काम हो जाए। कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है और फूफा जी दूसरी ओर चले जाते हैं। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में पंडित जी को आता देख मीरा अपने आंसू साफ करके उन्हें प्रणाम करती है और 13वीं की क्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सब पड़ोसी और रिश्तेदार आने शुरू कर देते हैं। कार्तिक और मीरा के ससुर भी आ जाते हैं। मीरा कार्तिक को कल वाले लेटर और आज नीलिमा और फूफा जी को बीच की बात बताती है। दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और कार्तिक वहां से चला जाता है। गरुड़ पुराण के पाठ पूरा होने के बाद पंडित जी ने पापा के बारे में बोलना शुरू किया। सब लोग दिव्यांगत आत्मा के बारे में अच्छा बोल रहे थे। फूफा जी ने भी उनके बारे में बोला। मीरा का मन कर रहा था कि अभी उठकर जाए और सबको फूफा जी की असलियत बता दे, लेकिन मीरा बार बार पीछे मुड़कर किसी का इंतजार कर रही थी। अब बारी मीरा की थी पापा के लिए कुछ बोलने की। मीरा ने जैसे तैसे अपने पर काबू रखकर बोलना शुरू किया
और सामने से कार्तिक को आता देख मीरा का हौसला और ज़्यादा हो गया। पापा के बारे में बोलने के बाद मीरा ने बोलना शुरू ही रखा। 2 टुकड़े ज़मीन, शायद इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, और अगर ये भी नहीं होती तो मुझे कभी बाबूजी के जाने का पता भी नहीं चलता। मैं अपने बाबूजी की भी एक बहादुर बेटी हूँ, हर बात पर नहीं रोऊंगी। परवेश, मुझे इस ज़मीन का कुछ भी नहीं करना। भगवान ने रोशन जैसा जीवन साथी देकर मुझे सब कुछ दे दिया। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि माँ बाप की ज़मीन पर बेटी का हक नहीं होता, ये बात तुम दिमाग से निकाल दो। वो अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती है ताकि उनका मायका बना रहे। बाबूजी के जाने के बाद मुझे सिर्फ ज़मीन के लिए यहाँ बुलाया गया है। इससे इतना तो साफ ही है कि मेरा तो मायका भी नहीं रहा। माँ और नकुल का मेरे जाने के बाद क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तुमने बीते सालों में जो माँ, बाबूजी और नकुल के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें शायद एक बार के लिए माफ़ कर भी दूँ, लेकिन वो ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब यही होता है। मीरा को ये सब बोलते देख परवेश उसे चुप होने के लिए कहता है। जिस काम के लिए यहाँ आई हो उसकी बात करो और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ले जाओ अपनी माँ और उस चूजे को। वैसे भी बोझ ही है मुझ पर और नीलिमा पर। गुस्से में ना जाने परवेश कितना कुछ बोल जाता है। मीरा ने उसकी किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके चुप होने का इंतजार किया। नीलिमा परवेश को चुप करवाती है। मीरा को ये देखकर थोड़ी हंसी आती है और मुंह पर हाथ रखकर हंसी छुपाने का प्रयास करती है। उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा रही थी। दीदी, आप फालतू में ही बात को बढ़ा रही हो। मैं, आप और हर लड़की अपना मायका छोड़ कर आते हैं, और आप अपने घर की बातें सबके सामने क्यों कर रही हो? बाबूजी की आत्मा को इस बात से बहुत दुख पहुंचेगा। नीलिमा ने मीरा को सलाह देते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने नीलिमा, सब लोगों के सामने क्यों? अरे सबको भी तो पता चले कि एक ज़मीन इंसान को कितना गिरा देती है। आज मैं चुप नहीं रहूँगी। काश 5 साल पहले भी मैं चुप न रहकर बाबूजी से मिलने आ जाती तो आज ये नौबत न आती। मीरा ने नीलिमा की बात का जवाब देते हुए कहा। खैर, मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है, तो मुझे अपनी बात पूरी करने देने दीजिए। परवेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। क्यों फूफा जी, सही कहा ना मैंने? मीरा परवेश को बताते हुए अचानक फूफा जी की ओर घूम जाती है। फूफा जी और नीलिमा एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, फूफा जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। परवेश, एक बार यहाँ आओ और ये पापा का लिखा हुआ लेटर सबके सामने पढ़कर सुना दो। मीरा वो लेटर आगे बढ़कर परवेश को दे देती है। मीरा बेटा, ये क्या कर रही हो? अनर्थ हो जाएगा बेटा, मीरा की माँ ने मीरा को रोकते हुए कहा। नहीं माँ, कुछ अनर्थ नहीं होगा, सब सही होगा आज। बेटा नहीं हूँ तो क्या, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। बाबूजी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे, मीरा ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा। परवेश ने लेटर पढ़ना शुरू किया। मेरी राजकुमारी, तुम्हारे बाबूजी, ये सब क्या बकवास है? लेटर पूरा पढ़कर परवेश ने कहा। सब कुछ गलत लिखा है इसमें, मैं कैसे मानूं कि ये बाबूजी ने ही लिखा है? ये तुम्हारी भी तो चाल हो सकती है, और ऐसे सरेआम नीलिमा और फूफा जी को बदनाम करने के लिए ये लोग तुम पर केस भी कर सकते हैं। तुमने नीलिमा पर शक भी कैसे कर लिए? वो तो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, और सबसे बड़ी बात, उसके पेट में इस वंश का कुल दीपक पल रहा है। मीरा, तुम कुछ भी कर लो, जमीन तो मैं लेकर ही रहूंगा। मीरा पर चिल्लाते हुए परवेश उसे मारने के लिए दौड़ता है। कार्तिक भागकर मीरा का बचाव करता है। तो हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया था? माँ बाप के बाद भाई ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। आज तुम्हारी इस हरकत से मेरा भी मायका छूट गया। रोते हुए मीरा की बुआ ने उसे कहा। निर्मला, यहाँ से चलो, फूफा जी ने बुआ से कहा। अरे फूफा जी, इतने भी क्या जल्दी है? फैसला नहीं सुनना क्या आपने?
किसको कितनी ज़मीन मिल रही है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, फिर आराम से चले जाना। मीरा फूफा जी को रोकते हुए कहती है, नहीं, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। तुम्हारी ज़मीन किसी को भी मिले हमें क्या, हम तो यहाँ तुम्हारे बाबूजी की 13वीं में शामिल होने आए थे और तुम लोगों ने ये सिला दिया। फूफा जी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि परवेश के नाम कितनी ज़मीन है, फिर वो आप अपने नाम कैसे करोगे? क्यों नीलिमा, ठीक कहा ना मैंने? मीरा फूफा जी और नीलिमा की करतूतों को बताने का प्रयास करती है। ये क्या बक रही हो तुम? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? डरे हुए फूफा जी ने मीरा को कहा। दीदी, आप ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? नीलिमा ने नकली आंसू निकालते हुए मीरा को कहा। सब पता लग जाएगा फूफा जी और नीलिमा जी, कहते हुए मीरा ने कार्तिक को कुछ इशारा कर किसी को बुलाने के लिए कहा और कार्तिक इतने में वकील और पुलिस के साथ अंदर आता है। अभी भी आपको कहीं जाना है या फैसला सुनना है? मीरा जाने के लिए खड़ी हुई बुआ जी और फूफा जी से पूछती है। पुलिस के डर से दोनों वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो नीलिमा और फूफा जी, आप अपना प्लान खुद बताएंगे या वो भी मुझे ही बताना होगा? दोनों की ओर देखते हुए मीरा उनसे पूछती है, मीरा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? इन सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। मैं नीलिमा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मीरा को चेतावनी देते हुए परवेश कहता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उस दवाई का। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी, नीलिमा ही बताएगी तुम्हें। बात को बीच में रोकते हुए मीरा नीलिमा की ओर घूम जाती है। मीरा की बात सुनकर नीलिमा और फूफा जी के होश उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब भी आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्या, या ये भी बात मुझे ही बतानी होगी? मीरा एक बार फिर दोनों से पूछती है। आज मीरा में इतनी हिम्मत कहाँ से और कैसे आई, देखकर वो खुद भी हैरान थे। आप लोगों की चुप्पी देखकर यही लग रहा है कि सब मुझे ही बताना होगा। आखिर 2 टुकड़े जमीन का फैसला मुझे ही करना है। दोनों को बुत बने देख मीरा हंसते हुए कहती है, दरअसल बात यह है कि फूफा जी और नीलिमा एक दूसरे को पहले से जानते थे और जैसे कि बाबूजी ने लेटर में लिखा था, दोनों का एक नाजायज रिश्ता है। बाबूजी ने एक एक बात सही लिखी है और आगे की कहानी ये है कि नीलिमा और फूफा जी के प्लान के मुताबिक नीलिमा परवेश को हर रोज एक गोली देती है, जिससे परवेश का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे परवेश मौत के मुंह में जा रहा है। धीमा जहर बोलते हैं उसे। अब मैंने वो गोली देनी बंद कर दी है। मीरा की बात के बीच में नीलिमा बोलती है और सबकी नज़र नीलिमा की ओर चली जाती है। परवेश भी गुस्से से नीलिमा की ओर देखता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मीरा कहती है, दोनों के प्लान के मुताबिक नीलिमा की कोख में तुम्हारा ही बच्चा है। मुझसे ज़मीन तुम्हारे नाम करवाने के बाद नीलिमा वो ज़मीन उस बच्चे के नाम करवाना चाहती है और तुमसे तलाक लेकर फूफा जी के साथ रहना चाहती है। मीरा अपने आप पर और काबू नहीं रख पाती है और जोर जोर से रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। ये सरासर गलत है। मीरा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे इल्ज़ाम किसी पर लगाना ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा की उम्र का हूँ मैं। फूफा जी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहते हैं, आप कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। क्या सबूत है आपके पास? नीलिमा भी मीरा पर उंगली उठाते हुए कहती है। मीरा अपनी माँ का सहारा लेकर खड़ा होती है। अपने आंसू पोंछते हुए मीरा बोलना शुरू करती है, हाँ बेशक मेरे बाबूजी की उम्र के हो, लेकिन ज़मीन को हड़पने के लिए आपने जो खेल रचा है वो तो आपको जी कहलवाने के लायक भी नहीं है। और हाँ नीलिमा, मुझे पता था इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं बेवकूफ़ पहले थी, अब नहीं। आज सुबह आप दोनों को आपस में बात करते हुए देख मैं माँ और बुआ को कमरे में छोड़कर जब मैं आपकी बातें सुनने आई थी तो मैंने अपने फ़ोन में पहले ही रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। बाबूजी के लेटर पढ़ने के बाद से ही मुझे एक मौका चाहिए था आपसे बात करने का, लेकिन आपको और फूफा जी को एक साथ हंसते हुए देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था।
आप लोगों की बातें सुनकर ही घिन आ रही थी। आप लोगों पर एक जमीन के लिए फूफा जी ने कितना बड़ा गेम प्लान किया। नीलिमा को परवेश की जिंदगी में लाने और बाबूजी के स्वर्ग सिधारने में आपका ही हाथ है। आपको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी और कोशिश करूंगी जितनी बड़ी कड़ी से कड़ी सजा हो उतनी दिलवाऊंगी, कहकर मीरा ने अपने फोन में रिकॉर्ड की हुई दोनों की बातें सुनानी शुरू कर दी। और नीलिमा डार्लिंग, कैसा चल रहा है सब? वैसे भी मीरा आ चुकी है, उसे सब पता चल चुका है। अब परवेश का साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। बाबूजी को तो पहले ही ऊपर भेज दिया। माँ जी और नकुल उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते और मेरे तलाक लेने के बाद वो ऐसे ही पागल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मीरा परवेश की ओर देखकर कहती है, अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? मौका पाते ही फूफा जी भागने लगते हैं, लेकिन कार्तिक और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और इतने में नीलिमा मीरा को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ती है। पीछे से परवेश खाने की टेबल से चाकू लेकर नीलिमा की ओर दौड़ता है। चाकू मीरा के हाथ को छूकर नीलिमा के लगते लगते बच गया। भागकर कार्तिक और कुछ लोग परवेश को काबू में करते हैं। मीरा के हाथ से खून बह रहा था। मीरा की माँ ने उसके हाथ पर कपड़ा बांधकर उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी ही लगी है। अपने हाथ की ओर देखते हुए मीरा कहती है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर अपने हक के लिए लड़ोगे तो महाभारत होगी और अपना हक छोड़ दोगे तो रामायण होगी। तो रही बात हक की, मुझे इस जमीन से कुछ नहीं चाहिए और जिस चीज़ के लिए ये सब हुआ है अब मैं उसका भी मामला भी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बाबूजी ने मेरे नाम एक घर, एक दुकान और एक प्लाट किया है। बाबूजी ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं किसी का भी हक नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है। ये घर जिसमें बाबूजी और हम सब की यादें हैं, मैं इसे परवेश के नाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम इसे हमेशा अच्छे से संजोए रखोगे। और एक दुकान जो बाबूजी ने मेरे एफडी के पैसों से ली थी और वो मेरे ही नाम रहेगी। बचा हुआ एक प्लाट मैं नकुल के नाम करती हूँ। नकुल और माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। नकुल की परवरिश और बाकी की पढ़ाई का खर्चा उसके हिस्से की ज़मीन से ही होगा। लो, हो गए ज़मीन के हिस्से, हो जाओ सब लोग खुश। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका साथ ना होता तो आज मैं ये फैसला नहीं कर पाती। सही कहा था आपने, बाबूजी नहीं तो क्या हुआ, आप भी मेरे बाबूजी जैसे हो। अपने ससुर के पैर छूते हुए मीरा ने कहा। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लग जाती हैं। बेटा, तूने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन मैं और नकुल तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वहाँ का इतना खर्चा कैसे होगा? मीरा की माँ ने उससे कहा। माँ, आपकी इस बात की चिंता मत करो। नकुल का सारा खर्चा नकुल की ज़मीन से होगा। आपने और बाबूजी ने मेरी एफडी मेरी शादी के लिए किए थे ना, लेकिन शादी में तो खर्च नहीं हुआ, इसलिए यह आपकी अमानत मैं आपको ही देना चाहती हूँ। उस दुकान से ही बाकी के सब खर्च होंगे। बाबूजी ने मेरी और परवेश की पढ़ाई पर खर्चा किया था, फिर नकुल कैसे इससे वंचित क्यों रहेगा? मैं भी उसके बाबूजी जैसी हूँ। मीरा की बातों को सुनकर उसके ससुर उसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। फूफा जी और नीलिमा को पुलिस लेकर चली गई। कुछ दिन बाद मीरा अपने ससुर, कार्तिक, माँ और नकुल के साथ वापस कनाडा चली गई। परवेश वहीं अकेला रह गया उस घर में। 2 साल बाद मीरा के फ़ोन पर घंटी बजती है। परवेश का फ़ोन। परवेश अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। इंडिया की सारी ज़मीन बेचकर परवेश माँ और नकुल के साथ कनाडा रहने चला जाता है और इसी के साथ 2 टुकड़े ज़मीन की कहानी पूरी होती है। कहानी कैसी लगी अपनी समीक्षा देकर जरूर बताना। ज़मीन के लिए किसी अपने से रिश्ते खराब मत करना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक